Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will be starting our part 2 of history lesson number 5, when people rebel 1857 and after. In part 1 we have seen up to the responses to reforms, and now with part 2 we are going to start with mutiny to popular rebellion. On your textbook page number 55 you will find the definition for the word mutiny: when soldiers as a group disobey their officers in the army, it is something known as mutiny. यानी जहाँ एक ग्रुप बना के सोल्जर्स अपने सुपीरियर ऑफिसर का कहा नहीं मानते, डिसोबे करते हैं, दैट इज़ समथिंग नोन एज म्यूटिनी. पर ये म्यूटिनी एक बहुत बड़ा रिबेल बन जाता है जो पूरे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फैल जाता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं. सो द रिबेलियन ऑफ मे 1857 थ्रीटन्ड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया. और कंपनी की मौजूदगी के लिए ये रिबेल बहुत बड़ा खतरा था, कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा शायद ये खतरा हो सकता था. द म्यूटिनी विच स्टार्टेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट इन मेरठ, और मेरठ में शुरू हुआ एक छोटा सा रिवॉल्ट, म्यूटिनी वी कैन से, विच एनगल्फ्ड द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. और बड़े पैमाने पे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जो फैलता ही गया. पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन. लोग आगे बढ़े और इस रिबेलियन में और जुड़ते गए. धीरे धीरे पीपल अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिबेल, और उनका प्रभाव बढ़ता गया. धीरे धीरे लोग एकजुट होते गए. मैनी हिस्टोरियंस रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस. बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस मीन्स विथ वेपन्स, यानी यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा था. और इस तरह से सबसे बड़ा रिवॉल्ट माना जाता है कि 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में शायद यही था. So these historians regard it as the biggest armed resistance to colonialism, क्योंकि इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एज वी ऑल नो. और ऐसी कॉलोनी का सबसे बड़ा रिवॉल्ट, यानी जो जो कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ कॉलोनीज़ थी, जो कंट्री दूसरी कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ थी, और ऐसी कॉलोनीज़ में जहाँ जहाँ रिवॉल्ट हुए, उनमें से सबसे बड़ा वेपन वाला आर्म्ड रिवॉल्ट वॉज दिस म्यूटिनी रिवॉल्ट. वी कैन से द रिवॉल्ट ऑफ 1857. On the next page, page number 56, you will find the title From Meerut to Delhi. But before going to that title, you will find a figure number 4 that denotes the battle in the cavalry lines. So cavalry lines के ऊपर जिस तरह से ये soldiers ने, ये सिपाहीस ने धावा बोल दिया, we can say they attacked the cavalry lines of British. We can say this. So on the evening of 3rd July 1857, तकरीबन 3000 रिबेल्स जो बरेली से आते हैं जमुना रिवर को क्रॉस करके दिल्ली में एंटर हुए, और उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश कैवेलरी पोस्ट को. और ये बैटल पूरा रात तक चली है, पूरी रात तक चली है. सो दिस इज़ फ्रॉम द फिगर 4. आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. प्लीज़ कीप योर टेक्स्ट बुक्स ओपन. आगे बढ़ते हैं. एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, जहाँ आपको बिगिनिंग में दिखेगा On 29th March 1857, a young soldier at the cantonment. जैसा आप देख पा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक में. सो मंगल पांडे एक यंग सोल्जर जो बराकपुर से थे, और उनके ऊपर इल्ज़ाम था that he attacked his officers. On 29th March 1857, मंगल पांडे was hanged to death for his crime. और उन्हें सज़ाए मौत दे दी गई. Within a few days, some sepoys of the regiment at Meerut refused to use the new cartridges. So जो नई कार्ट्रिज आई थी उसका इस्तेमाल करने का कुछ सोल्जर्स ने इनकार कर दिया. And this cartridges were, it was rumored that these cartridges were coated with the fat of cows and pigs. तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट से बहुत बड़ा छेड़छाड़ था, इसीलिए काऊ और पिग का फैट वाला चीज़ वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे. So for the refusal to obey the rulers, ultimately the orders, 85 sepoys were dismissed from the service. 85 sepoys जिन्हें बेदखल कर दिया गया. They were sentenced to 10 years in jail, और 10 साल की सज़ा जो उन्हें सुना दी गई. ये इंसिडेंट, ये हादसा हुआ था 9 मई 1857 को. ध्यान से समझिए. मंगल पांडे का एग्जीक्यूशन यहाँ आप देख सकते हैं 29 मार्च 1857. मंगल पांडे को सज़ाए मौत दे दी गई. विदिन अ फ्यू डेज़, उसी के कुछ दिनों बाद 9 मई 1857 को, जब
85 सिपाहीज, क्योंकि उन्होंने नई कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इसी वजह से उन्हें 10 साल की जेल हो गई, उनकी सर्विस से भी उन्हें डिसमिस कर दिया गया था। द बैकलैश, जैसा आप देख सकते हैं, द अदर सोल्जर्स इन मीरठ रिस्पॉन्डेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। On 10th May, the soldiers marched to the jail and released the imprisoned sepoys. तो किस तरह से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ये बैकलैश बता रहा है आपको कि व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द सोल्जर्स। ये जो एक्टिविटीज़ हुई अल्टीमेटली, जहाँ 85 सोल्जर्स को एक साथ सज़ा दे दी गई 10 साल की, तो उसके सामने दूसरे सोल्जर्स ने क्या रिस्पॉन्ड किया। सो द अदर सोल्जर्स रिस्पॉन्डेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। 10 मई को उन्होंने, ये सोल्जर्स ने मार्च किया टू द जेल और जो जो सिपाहीज इम्प्रिजन किए गए थे उन्हें मुक्ति दिला दी, उन्हें छुड़वा दिया, रिलीज़ करवा दिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे कैप्चर्ड गन्स एंड अम्यूनिशन, यानी वेपन्स, हथियार, गन्स, इन सब को उन्होंने जब्त कर लिया। दे सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्रिटिश ऑल्सो, यानी यू कैन फाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे द रिवोल्ट वॉज नाउ बीइंग स्प्रेड, धीरे धीरे और बढ़ रहा था। दे डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन द फिरंगीज, और इस तरह से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक वॉर फिरंगीज के खिलाफ। फिरंगीज ये वर्ड कहना चाहता है यानी कि ब्रिटिश जो परदेसी थे, और इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा वॉर, एक बहुत बड़ी बैटल इन्होंने अब शुरू कर दी थी। नेक्स्ट आते हैं हम अनॉइंटमेंट ऑफ द न्यू लीडर। सो अल्टीमेटली धीरे धीरे जो न्यू लीडर के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र हु वॉज द लास्ट मुग़ल रूलर, तो उन्हीं की यहाँ कुछ बात हो रही है। सो आफ्टर क्रिएटिंग महम इन मीरठ, यह हाहाकार मचाने के बाद, मीरठ में इतना हल्ला होने के बाद, ये सभी सोल्जर्स रोड थ्रू आउट द नाइट ऑन 10th May एंड रीच्ड दिल्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी सुबह वो दिल्ली पहुँचते हैं। When the regiments in Delhi heard the news, जहाँ उनकी आर्मी को ये न्यूज़ जैसे ही मिलते हैं, they also rose up in rebellion, धीरे धीरे और सोल्जर्स जुड़ते गए। The soldiers gathered around the Red Fort and demanded to meet Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar, who was the last Mughal ruler. On your textbook page number 57, you will find the photograph picture of Bahadur Shah Zafar in figure number 6. The emperor was hesitant to challenge the might of the British. You should understand this. The emperor was not ready to challenge the British, but the soldiers persisted. जब इन्होंने insist किया in their demand, means then he was not so much hesitant. They forced their way into the palace. They proclaimed the Bahadur Shah as their leader. So ultimately Bahadur Shah Zafar, the Badshah, was their leader and they proclaimed this thing. You can understand कि इन्होंने ये बात चिल्ला के कही सबसे. Now ultimately the Emperor Bahadur Shah Zafar had no choice left. कुछ नहीं कर सकते थे, but उनकी डिमांड्स के साथ अग्री हो सकते थे. And for that he wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward. All the rulers and chiefs. You can understand, as Bahadur Shah Zafar was the only last Mughal ruler, there were number other rulers, their powers were vanished. हमने आगे देखा है जिनके authorities power कम होते गए थे because of the British. उन्होंने इन सबको खत लिखे. He asked them to form a confederacy of Indian states to fight the British. So सब एकजुट होंगे and then also we can have the benefits. So this step of the emperor had great implications. अच्छे रिजल्ट्स इसके भी हमें मिलेंगे. आगे हम देखते हैं क्यों बहादुर शाह ज़फ़र का पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस था. वाई बहादुर शाह ज़फ़र वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट अ पॉलिटिकल लेवल. सो आप देख सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द मुगल डायनेस्टी had ruled over a very large part of the country for a long period of time. और इसी चीज़ से, क्योंकि इतना लंबा टाइम रूल किया है मुगल्स ने, for a long period, very long period we can say, and most of the smaller rulers and chieftains जो भी थे, they had been ruling over their territories on behalf of the Mughal ruler. Means they were not the actual ruler. Actual ruler was the Mughal ruler, and on behalf of Mughal ruler they were ruling their territories, means the territories of the Mughals.
They hoped that if the Mughal ruler could once again resume power, people started hoping once again if the Mughal comes into power, then they can at least get freedom from the British. They would also be able to rule their own territories once again. Means these rulers and chiefs, as you can find here. So these rulers and chieftains, ultimately, they were ruling on behalf of Bahadur Shah Zafar. But if once again the Mughal emperor comes into power, then definitely they also will have their own territories to rule once again. The British had initially taken the revolt at Meerut quite lightly. It was not so serious for them. But the decision by Bahadur Shah Zafar to support the rebellion had dramatically changed the entire situation. You can understand the political importance. When Bahadur Shah Zafar agreed to support, in the initial stage, you can understand this revolt was taken care very lightly. The Britishers were not so serious about this revolt. But when Bahadur Shah Zafar agreed to support, you can find the scene, the situation changed entirely. आप देख सकते हैं people were emboldened by an alternative possibility. Emboldened और बहादुर हो गए because now Bahadur Shah Zafar had agreed to support. Next you can find the spread of the rebellion. धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में किस तरह से रिवॉल्ट होना शुरू हो चुका था अब. तो यहाँ आपको ये चीज़ पेज नंबर 61 पे आप एक मैप देखेंगे जहाँ आपको बहुत सारे सेंटर्स, मेन सेंटर्स और अदर सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट देखने मिलेंगे. बट बिफोर गोइंग टू दैट, द स्प्रेड ऑफ रिबेलियन, किस तरह ये और फैलता गया, जैसा आप देखेंगे ऑन पेज नंबर 57. सो द रिबेलियन ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ज़रूरी नहीं था सिर्फ दिल्ली तक ये रिबेल सीमित रहा है, धीरे धीरे ये रिबेल फैलता गया. वेरियस रेजिमेंट्स म्यूटिनीड, soldiers started to disobey and marched to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. So these were the important points. So these at important points, these troops, the soldiers started joining. धीरे धीरे they started being gathered, बढ़ते गए. The people in the towns and villages also revolted and rallied around local leaders, zamindars and chief. So the people also in towns and villages, they also started taking part in the revolt. For the local leaders, zamindars and chiefs, it was an opportunity, you can understand, to assert their authority. If the revolt would be successful, once again if the Mughal emperor comes into power, then definitely it would be for them also the opportunity so that they also can get their power, get their authority back. And that's why these leaders and zamindars and chiefs also agreed to take part in the revolt. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास नाना साहेब. He also gathered armed forces and expelled the British garrison from the city of Kanpur. He declared himself as a governor under the Mughal emperor. He declared himself as a governor directly and he expelled द ब्रिटिश गैरिसन. तो वहाँ से जो सोल्जरों का रहने का ठिकाना था, जो सोल्जर्स थे, उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया. सो ये काम नाना साहिब ने किया एज अ चीफ, एज अ गवर्नर ऑफ द मुगल एम्परर. दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं बिरजिस कादर. ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द न्यू नवाब इन लखनऊ. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ न्यू नवाब. ही वॉज द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह. सो ही वॉज द सन ऑफ वाजिद अली शाह, जिन्होंने अपने आप को ही दूसरा नेक्स्ट नवाब डिक्लेयर कर दिया. एंड ही ऑल्सो एक्नॉलेज्ड द सोजरेंसी ऑफ बहादुर शाह. सो बहादुर शाह के अंडर में वो नवाब है, ऐसा भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया. हिज मदर बेगम हज़रत महल ऑल्सो एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने भी, बेगम हज़रत महल ने भी काफ़ी कोशिश की है. रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द रिबेल
sepoys in झांसी, जैसा हमने आगे पार्ट 1 में भी देखा है. She fought the British along with तात्या टोपे who was the जनरल ऑफ नाना साहिब. तो जो नाना साहिब के जनरल थे उनके साथ इन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ बैटल किया है. सो इस तरह से ये रिबेल आप देख सकते हैं धीरे धीरे काफ़ी फैलता गया. यहाँ दिया है वाइड स्प्रेड, धीरे धीरे और बढ़ा ये और बहुत बड़े पैमाने पे अब फैलने लगा था. द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस दैट वी ऑल नो. यानी कि इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा थे. रिबेल फोर्सेस में हमारे जितने नंबर्स थे उससे ऑब्वियसली ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस बहुत बड़ी थी. दे गॉट डिफीट इन अ नंबर ऑफ बैटल्स. सो देयर वाज नंबर ऑफ बैटल्स जहां हार हो गई. द चेंजिंग सिचुएशन कन्विंस्ड द पीपल दैट द ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड. नाउ इट हैज़ टू बी वंस इफ द ब्रिटिश रूल गेट्स कोलैप्स्ड, अगर वो गिरता है, ख़त्म होता है, then definitely there could be something good, and this gave them the confidence to join the rebel. And because of that only, because they had agreed if it collapses then definitely there will be something good, and for that they also started taking part in the rebel. Widespread popular rebellion developed especially in the region of Awadh. Next you can find the rise of new leaders. So Ahmadullah Shah was a Maulvi from Faizabad. He prophesied that the end of the rule of the British was imminent. Prophesied, भविष्यवाणी कर दी. He believed कि इनका रूल ख़त्म होना बहुत नज़दीक है. So now the rule of British was going to end in a very short period of time. A large number of supporters rallied behind him. So he also was one of the leaders, जो नए leaders पैदा हो रहे थे. He came to Lucknow to fight the British. जैसा आप देख सकते हैं he also had many supporters. A large number of Ghazis और religious warriors जिन्हें कहा जाता है came together to wipe out the white people in Delhi. To wipe out, you can understand, मिटाने के लिए. So a large number of Ghazis, ऐसे religious warriors जो सामने आए, आगे बढ़ के आए. सो यहाँ से जो ब्रिटिश खदेड़ना चाहते थे. बख्त खान वॉज अ सोल्जर फ्रॉम बरेली. ही टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फॉर कुंवर सिंह वॉज एन ओल्ड ज़मींदार इन बिहार. सो नए लीडर यहाँ पे भी आपको बिहार में देखने मिलते हैं. कुंवर सिंह ही वॉज दी ओल्ड ज़मींदार बिहार के लिए, और उनकी जगह बख्त खान जो एक नए लीडर उभर के सामने आए. एंड ही ऑल्सो जॉइन द रिबेल सीपॉइज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स. सो बख्त खान एक नए लीडर जो भी यहाँ आ गए. ऑन योर पेज नंबर 58 इन योर टेक्स्ट बुक you will find the title The Company Fights Back. So from there itself you can find the figure 11 जैसा आपको यहाँ भी दिख रहा है on your screen, ये वाला जो आप देख सकते हैं. figure 12 जो कि ये वाला है. figure 11 suggests you that British forces attacked the rebels who had occupied the Red Fort. ओके जैसा आप देख सकते हैं. तो वो यहाँ हिस्सा दिया है, आप बुक में भी ध्यान से देख सकते हैं. ब्रिटिश फोर्सेस का अटैक रिबेल के ऊपर, क्योंकि इन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर कब्ज़ा जमा दिया था. फिगर 12 जैसा आप देख सकते हैं. द स्लेज ट्रेन रीचिस दिल्ली. तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ दिल्ली तक ये स्लेज ट्रेन आ पहुँची है, अपने साथ वेपन्स ट्रूप्स वगैरह के साथ यहाँ पहुँच चुका है. काउंटर अटैक जो हमारा हिस्सा आपको देखने मिलेगा, यानी कि what was done by the British, the company decided to suppress the revolt with all its might. Anyhow, the people, this revolt must be controlled, and for that reinforcements were also brought in from England. और बड़ी सेनाएं और powerful people, they also were brought from England. New laws were passed to make it easy to convict the rebels. New laws immediately in the parliament also they passed some new laws, so under which they could punish anyone, they could convict anyone. The company then moved forces into the storm centers of revolt. So ultimately धीरे धीरे कंपनी ने जहाँ ऐसे तीव्र लोग काफ़ी बड़े पैमाने पे हल्ला कर रहे थे,
ऐसे स्टॉर्म सेंटर्स जहाँ बहुत बड़े तूफ़ान चल रहे थे, ऐसी जगहों पे उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को तैनात कर दिया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857। सो आप देख सकते हैं दिल्ली जो वापस ब्रिटिश के अंडर में अब आ चुका था इन सितंबर 1857। बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क ऑल्सो। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं उसके साथ ही साथ मुग़ल एम्परर को भी अरेस्ट कर दिया गया। जो लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र, जिनको अरेस्ट कर दिया गया, ही वॉज ट्राइड इन अ कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जिन्हें सज़ा सुना दी गई फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हिज सन्स वर शॉट डेड बिफोर हिज आइज। ही वॉज सेंट टू प्रिजन इन रंगून along with his wife Begum Zinat Mahal in October 1858. You can understand now, as the last ruler in the previous video we had seen that his sons were no more be called as emperor or kings, they would only be known as the princes, but now they were no more, जिनको उनकी आंखों के सामने ही गोली मार के हत्या कर दी गई थी। द लास्ट मुग़ल एम्परर यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ रंगून में ही हुई, जेल में, इन नवंबर 1862 और 1862। आप देख सकते हैं 1858 ही वॉज सेंट टू प्रिजन एंड इन 1862 ही डाइड। लॉन्ग बैटल जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। इट टुक ऑलमोस्ट 2 years, धीरे धीरे पर 2 साल में ही कंपनी ने पूरा सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया था। लखनऊ को 1858 में रिकैप्चर कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में इन द बैटल फील्ड इटसेल्फ मार दिया गया था। सो शी वॉज ऑल्सो किल्ड इन अ बैटल इन जून 1858। तात्या टोपे जो सेंट्रल इंडिया के जंगल में कहीं एस्केप यानी कि भाग चुके थे, अब ही कंटिन्यू टू वेज अ गरीला वॉर। जो गरीला वॉर वो करते थे विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल एंड पेसेंट लीडर्स, बट देन टू ही वॉज कैप्चर्ड। उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया था। ही वॉज ट्राइड इन द कोर्ट यानी कि पेशी कर दी गई और उन्हें भी सज़ाए मौत दे दी गई इन अप्रैल 1859। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं, तात्या टोपे, हीरो ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सो धीरे धीरे पर आप समझ सकते हैं कि 2 साल में ही सिचुएशन पूरा बदल चुका था। लखनऊ 1858 मार्च में, 1858 जून में रानी लक्ष्मीबाई and Tatya Tope in April 1859. Ultimately, the situation was now totally under the control of British. The same map you will also find on your page number 61, जहाँ आपको दिखेंगे ये फिगर 16 है, मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट एंड अदर सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट। सो इंडेक्स यानी कि की आपको दिया हुआ ही है कि कौन कौन से मेन सेंटर है और कौन कौन से अदर सेंटर्स है रिवॉल्ट के, जैसा आप देख सकते हैं। ध्यान से ज़रा पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के नाम याद रखिएगा, ताकि अगर आपको कहा जाए गिव 2 names ऑफ मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट, गिव 2 names ऑफ अदर सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट, एटलीस्ट यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द नेम्स ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिफ्टिंग लॉयल्टीज़। तो ये हिस्सा ऐसा कुछ आपसे कहना चाहता है दैट द डिफीट ऑफ द रिबेल फोर्सेस एनकरेज्ड डेजर्शंस फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द रिबेल फोर्सेस। सो रिबेल फोर्सेस में से ही कहीं से भी अल्टीमेटली इट एनकरेज्ड डेजर्शंस। सो धीरे धीरे कुछ बदलाव यहीं से आने वाले थे। एंड द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड टू विन बैक पीपल्स लॉयल्टी। लोगों की लॉयल्टी ज़रूरी थी और इसलिए क्या किया, रिवॉर्ड्स वर अनाउंस्ड फॉर लॉयल लैंड ओनर्स। यानी धीरे धीरे जो लोग खफा हो गए थे ब्रिटिश से, अब वो शायद उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। द लॉयल लैंडलॉर्ड्स वर अलाउड टू एंजॉय द traditional rights over the land. So these landowners, as they were allowed to enjoy their traditional rights, वापस उन्हें अपने राइट्स मिल रहे थे, तो सब ब्रिटिश को लॉयल होने का जैसे कि रेस लग चुकी थी। The rebels were told that if they submitted to the British, if they surrendered to the British, they would remain safe and their claims and rights would not be denied. So if they surrender, तो उन सेफ रहेंगे, उनके क्लेम्स राइट्स जो भी है उन्हें नकारा नहीं जाएगा, यानी उन्हें अपने क्लेम्स राइट्स दिए जाएंगे। पर यहाँ कंडीशन ऐसी थी कि इन्होंने एक भी वाइट पर्सन को तो कहीं मारा नहीं है।
हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीस, रीबेल्स, नवाब्स, राजास, ये सब की पेशी की गई और उन्हें सज़ाए मौत यानी कि फांसी दे दी गई. दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो दिस वॉज बिकॉज ऑफ बीइंग लॉयल. आप समझ सकते हैं एक तरफ से जहाँ लॉयल्टी की बातें करके उन्हें बड़े बड़े अवार्ड्स दिए गए, पर सामने ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनकी सज़ाए मौत हो गई. यू विल फाइंड द टाइटल आफ्टरमैथ on your page number 6060. Aftermath wants to say that the result after any incident. तो अगर जब ऐसा हादसा हुआ, इतना बड़ा 1857 का रिवॉल्ट हुआ, तो उसकी इफ़ेक्ट्स क्या आई, यहाँ कोई बदलाव आया या नहीं आया, और बदलाव आए तो कैसे आए, एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशली, पॉलिटिकली, व्हाट वर द चेंजेस ऑब्जर्व्ड. तो यहाँ कौन से बदलाव आए. जैसा आप देख सकते हैं, the British could regain the control of the country by the end of 1859. Ultimately, slowly and gradually 1857 के रिवॉल्ट के बाद तकरीबन 2 साल 1859 के एंड तक again they got the control of the country. But the situation had changed to such an extent that they were not in a position to rule the country. Now there were some changes that you can find that they were not in a position to rule with their earlier policies. Now there were number of changes with the earlier policies, and these were the changes introduced by the British after the revolt of 1857. You can find a new act was passed in 1858 by the British Parliament. And what was that act? The new act transferred the powers of the East India Company to the British Crown. So you can understand now East India Company was no more in power and the British Crown was in power. और ये क्यों किया? This was done to ensure a more responsible management of Indian affairs. More responsible management, यानी if entire administration would be under British Crown, then definitely there would be a responsible management. बेहतर मैनेजमेंट के भरोसे के साथ अब पावर ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिए गए थे. अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. और इंडिया के लिए ब्रिटिश कैबिनेट से ही मेंबर को अपॉइंट किया गया. ही वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैटर रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ इंडिया. A council called the India Council was also given to him. Means he was also assisted by a council. Under the Secretary of State for India, there was a council which was working for the governance of India. The title of Governor General of India was changed, and now that title was termed as Viceroy of India. The Viceroy was a personal representative of the British Crown. He was the personal representative of the British Crown, and this was Viceroy was given the power to govern. यानी गवर्नर जनरल की जगह अब यहाँ वाइसरॉय आ चुके थे. 1858 में जो ये नया एक्ट पास हुआ था उसके तहत ब्रिटिश कैबिनेट से एक मेंबर भी यहाँ मौजूद थे इंडिया की गवर्नेंस के लिए. जैसा आपने देख ही लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ले लिए गए थे और अब ये गवर्नेंस के पावर ब्रिटिश क्राउन के पास आ चुके थे. सो इट्स अ बिगेस्ट इफेक्ट यू कैन अंडरस्टैंड. Thus the British government accepted the direct responsibility of ruling over India. So British government had the direct responsibility. All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. Would never be annexed. जितने रूलर्स ऑन बिहाफ ऑफ मुग़ल रूल कर रहे थे, जिनके पावर ऑथोरिटीज़ धीरे धीरे वाइप आउट हो चुके थे, दे वर अश्योर्ड that their territories would never be annexed. They could not pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. Means they would be the last kings. But they had to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. We have seen the word paramount, the supreme. Ultimately, the highest authority would be British Queen. The Indian rulers were
to hold their kingdom as subordinates of the British crown. So means we have seen that they were the subordinates to Mughal emperor, but now they were the subordinates to the British crown. A decision was taken to reduce proportion of Indian soldiers and to increase the proportion of European soldiers in the army. So धीरे धीरे इंडियन सोल्जर्स के नंबर कम किए जाएंगे, उनका प्रपोर्शन कम किया जाएगा और उसी के सामने यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, यानी यूरोपियन सोल्जर्स ज़्यादा रिक्रूट किए जाएंगे. अ डिसीजन वॉज ऑल्सो टेकन नॉट टू रिक्रूट सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, Central India and South India. The decision to recruit more soldiers from among Gurkhas, Sikhs and Pathans, यानी अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से now there would not be more soldiers, there would not be any soldier, but more soldiers would be from Gurkhas, Sikhs and Pathans. This was the decision taken. The number of Indian soldiers also will be decreased and the number of European soldiers will be increased. This decision also was taken. The Muslims were treated with suspicion and hostility and their land and property was confiscated. उनकी ज़मीन जायदाद जिन्हें जब्त कर लिया गया on a large scale. The British decided to respect the customary religious and social practices of Indians. सो जो भी थे यहाँ के कस्टम्स, कल्चर, वॉट एवर इट वॉज सोशल और रिलीजियस वे, उन्हें काफ़ी सम्मान दिया जाएगा. पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स बिकॉज दे वर लाइक द टैक्स कलेक्टर्स, यू नो वेरी वेल, एंड गिव देम द सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स. सो दीज लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स वर ऑल्सो गिवन सम राइट्स ओवर देयर लैंड्स, ओनली फॉर देयर लैंड्स. इट मीन्स दैट local landlords and zamindars, now that they were regaining their power back. So these are the effects. You can understand the word aftermath means it wants to suggest you the important effects after an event. So ऐसी कोई बड़ी इवेंट के बाद आई हुई इफ़ेक्ट्स जिसे आफ्टरमैथ कहते हैं, और आप अलग अलग ये पॉइंट्स भी आपकी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं. Now we are to the end of the lesson, so this is the only part of summary. सो कहानी पहले से शुरू करते हैं. जैसा जिन्होंने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि पार्ट 1 भी पूरा एक बार देख लीजिए. सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पावर इंडिया में धीरे धीरे जमा लिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट द लाइव्स ऑफ किंग्स, क्वींस, पेसेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ये सब की ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव थे. वी हैव सीन मैनी ऑफ द रूलर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज एनफोर्स्ड बाय द ब्रिटिश. इवन दी पेसेंट्स एंड ज़मींदार, जिनके पावर भी धीरे धीरे चले गए थे आफ्टर द नवाब्स एंड द रूलर्स. द सिपॉइस, जो काफ़ी खफा थे, खुश नहीं थे बिकॉज ऑफ देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज. और यहीं पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड पावर इन इंडिया, इन्होंने इतने सारे लॉ और ऐसी चीज़ें, रिफॉर्म्स इंडियन सोसाइटी में डाल दिए थे जो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं थे. मैनी इंडियंस, जिन्होंने ऐसा फील करना शुरू कर दिया कि इंग्लिश धीरे धीरे उनके रिलीजन, सोशल कस्टम और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है. पीसेंट्स का एंगर, पेसेंट्स का एंगर, ये सब लोगों का धीरे धीरे फैलता गया, सिपॉइस तक पहुंचा. एंड द सिपॉय म्यूटिनी विच स्टार्टेड इन 1857, जो कंपनी के प्रेजेंस के लिए यहाँ बहुत बड़ा खतरा बन चुका था. द ब्रिटिश वर शेकन बाय दिस रिबेलियन, जैसा हमने देखा है, बिकॉज इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया. बाय द एंड ऑफ 1859 हमने देखा बहुत ही शॉर्ट टाइम में ब्रिटिश रीगेन कंट्रोल ओवर द सब कंटिनेंट. पर स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ कुछ इफ़ेक्ट्स आपको पता ही है जो आपको देखने मिली. जैसे वी नो द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, द सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियन पीपल. अभी हमने देखा इसे. Policies also were made to protect landlords, zamindars, and also they were given the rights to rule over their lands. तो उन्हें अपनी लैंड के लिए वापस बहुत सारे राइट्स भी दिए गए थे. सो दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन. प्लीज़ वंस गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, रीड एंटायर लेसन केयरफुली. Any query, any doubt you can ask in the comment box. Till then, keep reading, keep learning. Thank you.